तो हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने केमिस्ट्री का शुरू कर दिया था क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कुछ केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें 18 को कुछ फैक्ट्स जो जानना बहुत ही ज़रूरी था। इसमें से ये जो था ये तीनों ये बहुत बार पूछा जाता था, बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, मैट्रिक परीक्षा में। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। अब हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे को देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो शुरू करने से पहले अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोग ने यहाँ तक देख लिया था, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे से आगे क्वेश्चन है कि कौन सा धातु है किसी धातु को हटा सकता है, मतलब कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, अब कौन कम क्रियाशील है, क्रियाशीलता शरीर में देखने वाले हैं। तो ये जो लिथियम है ये पोटेशियम से ज़्यादा क्रियाशील है, मतलब कि इसमें क्रियाशील मतलब समझिए ताकतवर। जो लिथियम है पोटेशियम से ज़्यादा ताकतवर है। अगर पोटेशियम और लिथियम झगड़ा होगा तो पोटेशियम हार जाएगा, लिथियम जीत जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा ताकतवर क्या है, लिथियम। इसके आगे आगे ये बहुत काम देगा कि कौन किसको हटा सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए, इसको आप याद कर लीजिए। सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड यानी कि सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, प्लेटिनम। ठीक, इसको याद करने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जो हम आपको बता देते हैं। इसका याद करने का ट्रिक क्या है, हमने बनाया इसका याद करने का ट्रिक जो हम आपको बता देंगे। आप अगर आप इसको या ट्रिक के उत्सुक हैं, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको इसका ट्रिक बता देंगे, जिसमें आपको ये चुटकियों में याद हो जाएगा तुरंत से। जैसे ही आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सा धातु किसको हटा सकता है, मतलब क्रियाशीलता श्रेणी बताए धातुओं के, तो आप तुरंत बता दीजिएगा। उसका ट्रिक है, आप लोग कमेंट कीजिए। आपको उस ट्रिक चाहिए तो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उसमें हम आपको ट्रिक बता देंगे बढ़िया से। ठीक, अभी देखिए आपको इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, इसमें देखिए हाइड्रोजन के नीचे वाला सभी तत्व जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब ये जो हाइड्रोजन है 11 नंबर पर, इससे नीचे वाला कॉपर हो गया, मरकरी, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब जल से अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब जंग इसमें नहीं लगता है। कॉपर में कभी जंग नहीं लगता है, मरकरी में जंग नहीं लगता है, चांदी सोना में जंग लगता है नहीं। ठीक, और ऊपर वाला तत्व नीचे वाला तत्व को हटा सकता है, मतलब कि लिथियम है पोटेशियम को हटा सकता है, पोटेशियम सोडियम को हटा सकता है, सोडियम कैल्शियम को हटा सकता है। ठीक, और तीसरा है कि ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को हटा नहीं सकते हैं। ठीक, जैसे अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम में होगा तो मैग्नीशियम कैल्शियम को नहीं हटा सकता है, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा सकता है। ठीक, इस जो ऊपर वाला होता है नीचे वाला को हटा सकता है, मतलब कि अगर कहीं पे ये बैठा है तो इसको हटा के खुद ये आके बैठ सकता है, ये होता है। ठीक, क्रियाशीलता श्रेणी इसको कहते हैं। इसके बारे में चैप्टर 3 में और विस्तार से बढ़िया से पढ़ना है। ठीक, उस चैप्टर में हम लोग इसे और बढ़िया से पढ़ेंगे धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में। अभी बस इतना ही जान लीजिए। ठीक, चलिए अब हम जानेंगे तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों। तो देखिए अभी हम आपको बताएं तांबा यानी कुछ है कॉपर। देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं ना, देखिए कि हाइड्रोजन से नीचे वाला जितना भी है उसमें जंग नहीं धरता है, यानी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, कॉपर यानी कि तांबा को अगर हाइड्रोजन के नीचे ही तांबा है तो ये कॉपर है, यानी कि कॉपर को ही तांबा कहते हैं। तो तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक क्यों नहीं बनाया जाता। तो लोहा जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, देखिए आयरन लोहा ये हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी इसमें जंग लगता है, लोहा में जंग लगता है, लेकिन कॉपर में यानी तांबा में जंग नहीं लगता है। इसलिए कॉपर यानी तांबा का टैंक बनाया जाता है, लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। अगर लोहा का पानी का टैंक बना देंगे, उसमें पानी रख देंगे तो उसमें जंग धर लेगा, लोहा का पूरा पानी दूषित हो जाएगा। अगर वही कॉपर का बनाएंगे टैंक तो उसमें जंग नहीं धरेगा, पानी दूषित नहीं होगा। ठीक, समझ गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए कि लोहे के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा के जल किसी भी अवस्था में लोहा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए तांबे का टैंक बनाया जाता है, लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। ठीक, आगे देखिए नोट में कुछ याद रखिएगा। देखिए नोट में कि 1 को कहते हैं मोनो और 2 को कहते हैं डाई। जो केमिस्ट्री का है ना काउंटिंग है, गिनती, केमिस्ट्री का गिनती है। जैसे हम लोग इंग्लिश में 1 को 1 कहते हैं, 2 को 2 कहते हैं, वैसे केमिस्ट्री में 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोनेट, 10 को डेकेन। ठीक, याद रखिएगा। इसमें देखिए एग्जांपल में देखिए 1 को मोनो कहते हैं तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और 2 को डाई कहते हैं तो CO2 यहाँ है, ऑक्सीजन 2 को यहाँ 2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगर SO3 है यहाँ 3 है तो यहाँ 3 देखिए O3 है तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगर 4 है टेट्रा तो देखिए CCl4 तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और फिर देखिए पेंटा में देखिए
PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक, याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि जो स्क्वायर होता है इसके अंदर होता है, इसको होल ट्वाइस कहते हैं। जैसे ये देखिए ब्रैकेट दे दिया, ऐसे लिखा था, देखिए ये ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख दिया, जैसे इसके 2 लिख दिए तो उसको होल ट्वाइस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे एक होता है, क्या होता है, CaOH का वोल्टेज। देखिए यहाँ कैल्शियम होता है, बुझा हुआ चूना होता है ना, कैल्शियम CaOH लिखा होता है, फिर यहाँ पढ़ा तो इसको होल ट्वाइस पढ़ते हैं, होल ट्वाइस पढ़ते हैं, ठीक। CaOH का दी होल 2 या फिर CaOH का 2 होल ट्वाइस, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। जो ऐसा रहता है, जब 2 कॉमा रहता है बीच में कुछ तत्व का नाम दे देता है, 2 का थी ब्रैकेट के अंदर, और फिर 2 लिख देता है तो होल ट्वाइस पढ़ते हैं, उसको याद रखिएगा। 3 रहेगा तो होल थ्राइस, 4 रहेगा तो होल 4, ठीक। देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया, अब एक्चुअल चैप्टर पे अभी आ गए हैं। एक्चुअल चैप्टर पे यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है हमारे चैप्टर का। चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले ये जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया को देखिए, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब कोई पदार्थ, अभी पदार्थ के बारे में पीछे बताए थे पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में, कि जो स्थान घेरता है जिसमें कुछ भारी द्रव्यमान होता है वो पदार्थ होता है। तो जब कोई पदार्थ अपने अकेले या फिर किसी और पदार्थ के साथ मिलकर एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन ई हो गया, खुद एक पदार्थ है, हाइड्रोजन पदार्थ है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी का निर्माण करता है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन दोनों मिलकर पानी का निर्माण करते हैं जो कि द्रव अवस्था में है। तो अलग अवस्था अलग गुण बनाया ना, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पानी बनाता है, यानी यह एक पदार्थ है जो किसी और पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भी बना सकता है, एक नए गुण वाला पदार्थ। पहले एक जो था गैस था दोनों, लेकिन अब क्या बन गया, द्रव्य बन गया, ठीक। तो नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, जिससे हम देखते हैं H2 + O2 = 2H2O, ठीक। अब फिर देखिए, या फिर ये भी लिखा है कि अकेले, जैसे CaCO3 है, अकेले टूट कर, अकेले अभिक्रिया करके CaO 2 या 2 से अधिक बना रहा है, 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है, जिसको हम लोग, जैसे क्या था, CaCO3 था, कैल्शियम क्लोराइड, इसको कहते हैं, हाँ, संगमरमर चूना पत्थर, देखिए संगमरमर हो गया। ये संगमरमर जब अभिक्रिया करता है तो टूट कर चूना पत्थर और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। और रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि उत्पाद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अभिक्रिया हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभिक्रिया हुआ जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिए हैं। अब इधर तीर के इधर क्या बना, और जल बना। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होगा, अभिकारक होगा, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। देखिए अभिकारक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को ही अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे अभिकारक कौन हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिकारक हुआ। अब प्रतिफल किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। यहाँ पे ये जल H2O प्रतिफल हुआ, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो अभिकारक हुआ और दोनों अभिक्रिया में भाग ले लिया, तो फिर जो बना लास्ट में उसे प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पर जल प्रतिफल हो जाएगा, ठीक।